नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में, जिसमें एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है: फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट, कंबाइंड ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस सीट और डाउट सोल्यूशन। तो इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन के सामने कुछ लिंक दिए हैं, इनसे आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये अभी एकदम फ्री है। तो बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, चैप्टर होगा अमाइंस और 2020 के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो पीकेबी है वो अगर बढ़ता है तो बच्चों बेसिसिटी कम होती है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि पीकेबी बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि अगर नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ती है। ठीक? तो जितने ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती है। अब आपके सामने 4 कंपाउंड है, इन्हीं का ऑर्डर आपको पता करना है। चारों के चारों एरोमेटिक अमीन है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहां पर जो रेजोनेंस है वो सब में एक जैसा होगा, लेकिन यहां पर कुछ और फैक्टर है जो हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला कंपाउंड यहां पर OCH3 जुड़ा है। OCH3 का नेचर होता है -IN+R। यहां पर +R ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू -I, यानी +R की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। सेकेंड कंपाउंड में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, न तो डोनेशन होगा न तो विड्रॉ होगा। थर्ड कंपाउंड में CN देखो, CN इसकी मेटा पोजीशन पर है तो ओनली -I, और OH भी यहां पर मेटा पोजीशन पर है, ओनली -I। तो बच्चों अब देखिए, जो पहला कंपाउंड है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है और बाकी तीसरे और चौथे कंपाउंड में विड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब तीसरा और चौथा कम बेसिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है फर्स्ट, उसके बाद बेसिक होने वाला है सेकंड। ठीक है? अब थर्ड और फोर्थ में से कैसे मालूम करें? तो अब बच्चों हमने ये देखना है कि जो CN है और OH है उनमें से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका होता है। तो हम सब जानते हैं कि CN का जो -I इफेक्ट है वो OH से ज्यादा होता है, -I इफेक्ट। इसीलिए बच्चों CN ज्यादा विड्रॉ करेगा। CN ज्यादा विड्रॉ करेगा तो बेसिसिटी को कम करेगा, और OH कम विड्रॉ करेगा तो बेसिसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा। यानी सबसे कम बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा? थर्ड वाला। तो अब आ गया इधर 4 और लास्ट आ गया थर्ड। ठीक? तो यानी बोलने का मतलब है ये इनका बेसिसिटी ऑर्डर है। और अगर मैं पीकेबी के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड की पीकेबी सबसे ज्यादा, फर्स्ट की पीकेबी सबसे कम। तो थर्ड की बेसिसिटी सबसे कम और फर्स्ट की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जैसा मैंने आपको बताया था, गैब्रियल थैलेमाइड से हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही बना सकते हैं, है ना? और इसका रीजन मैंने आपको बताया था। तो अब ढूंढिए बच्चों प्राइमरी एलिफेटिक अमीन कौन सा है। देखिए, ये तो सेकेंडरी है, पॉसिबल नहीं। ये अमाइड है, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, NH2CH2 के बाद जुड़ा है तो प्राइमरी भी है और एलिफेटिक भी है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 3, the most appropriate reagent for the conversion of C2H5Cn into CH3CH2 CH2NH2। तो बच्चों यहां पर जो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट है
साइनाइड को अमीन में चेंज करने वाला वो है सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये हमारे पास कंपाउंड है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2 में। तो आंसर हो जाएगा CH3CH2 और CH2 एंड NH2। तो इसीलिए C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो, एक C वाला कंपाउंड जो एलिफेटिक अमीन है और इसके लोन पेयर इस तरह है। B वाला कंपाउंड पायरोल है, एरोमेटिक अमीन, और A वाला कंपाउंड पिरिडीन है, ये भी एरोमेटिक, और D वाला भी एरोमेटिक। ठीक है। अब देखिए बच्चों, A, B और D तीनों एरोमेटिक है, लेकिन जो C है वो एलिफेटिक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि एलिफेटिक की बेसिसिटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है, इसीलिए C सबसे ज्यादा बेसिक होगा इनमें से। तो बच्चों A और D में से आंसर पॉसिबल है नहीं, B और C में से एक आंसर पॉसिबल है। ठीक। अब देखो, अगर मैं A B को कंपेयर करूं तो बच्चों जो B का लोन पेयर है, यानी पायरोल का लोन पेयर है, वो हमेशा रेजोनेंस का हिस्सा होता है। तो बिना इस लोन पेयर के रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो B सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है बच्चों। अब वैसे भी हमें आंसर मिल गया है, यहां पर B आंसर होने वाला है। फिर भी आप चेक करते हैं A और D में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। देखो बच्चों, जो A है उसका लोन पेयर बाहर की तरफ है, बिना लोन पेयर के भी यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, इस तरह से, है ना। लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। लेकिन अगर मैं D की बात करूं तो D में बच्चों देखो, दो नाइट्रोजन इस तरह से जुड़े हैं। तो बच्चों देखिए, जब दोनों नाइट्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। कैसे? देखो, ये लोन पेयर इधर चला गया, ये बॉन्ड पेयर। तो अब जो है बच्चों, ये लोन पेयर जो है इसी नाइट्रोजन के पास रहेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। तो बोलने का मतलब है कि जब दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो किसी एक नाइट्रोजन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर रहने वाला है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पिरिडीन से ज्यादा होगी, ए से ज्यादा होगी, इसीलिए डी की बेसिसिटी ए से ज्यादा होने वाली है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों ए, देन डी, देन सी। तो 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। चलो देखो बना लेते हैं। तो हमारे पास है ऐसा कुछ NH2 और इधर जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, है ना। सबसे पहले बच्चों इसकी रिएक्शन होती है AC2O और पिरिडीन। AC2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O और साथ में पिरिडीन। तो सबसे पहले एसाइलेशन होगा। तो बच्चों एसाइलेशन किसका होगा? NH2 ग्रुप का। तो NH2 ग्रुप एसाइलेशन करके NHCO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Me मेटा पोजीशन पर। क्लियर? पहला हो गया। उसके बाद यहां पर दिया है Br2 और FeCl3, तो ब्रोमिनेशन होगा। तो ब्रोमिनेशन किसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों? NHCO CH3 के अकॉर्डिंग होगा। तो ब्रोमीन जो है ऐसी पोजीशन पर लगेगा जहां पर हिंड्रेंस कम हो। वो एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है। लेकिन बच्चों ये वाली यानी ऑर्थो पोजीशन पर हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि बड़ा ग्रुप है, और इस पैरा पोजीशन पर हिंड्रेंस कम है। तो Br की पैरा पोजीशन पर लगने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो Br को लगा दो आप पैरा पोजीशन पर। Br इधर Me था, इधर था NHCO CH3। अब क्या किया हमने बच्चों? लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया विद हीट। तो ये पूरा के पूरा ग्रुप NH2 ग्रुप में दोबारा से चेंज हो जाएगा। तो Br, Me एंड NH2। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए।
तो बच्चों ऐसा आंसर आपको केवल डी में दिख रहा है ना, डी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस सी विल बी, सी आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला हमारे पास है NH2 और नीचे है CH3। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी NaNO2 से, दिया है ना NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, NH2 ग्रुप चेंज इनटू N2Cl और नीचे CH3 जैसा था वैसा रहेगा। तो एक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में क्या हो रहा है, Cu2Cl2 प्लस HCl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N2Cl ग्रुप रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इस समय, Cl माइनस है। तो पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह में Cl आ जाएगा और नीचे CH3 ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया A। अब A की रिएक्शन करवानी है Cl2 प्लस HNu लाइट। तो बच्चों देखो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बेंजीन के हाइड्रोजन तो रिप्लेस नहीं होंगे, केवल इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह में आ जाएगा CH2Cl, क्योंकि यहां पर Cl2 एक्सेस नहीं है। ये हो जाएगा हमारा B। अब B की रिएक्शन करवानी है सोडियम प्लस ईथर। तो सोडियम प्लस ईथर का मतलब कौन सी रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। तो बच्चों क्या करेंगे, वुर्ज रिएक्शन में इसके दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो आप क्या करो, इसको ऐसा लिखो, देखो CH2Cl प्लस 2Na और Cl एंड CH2, यहां बेंजीन और Cl, इधर भी Cl। तो वुर्ज में ऐसे होता है, 2NaCl निकल जाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जो बिल्कुल कैसा होगा बच्चों, A के जैसा। देखो A, देखो बीच में CH2 और दो बेंजीन रिंग और किनारे Cl और Cl। तो A विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर पूछा है 3 आइसोमर ABC जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H11N गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ए और C का डाइजेशन करने पर PNQ मिलता है, PNQ हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन करने पर R देता है, देन S देता है। फिर B का आप हिंसबर्ग रेजेंट से रिएक्शन करते हो तो एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। ये सब चीजें मिलती है। अब देखिए आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर आंसर करके बताता हूं। ठीक, अब देखिए यहां पर 3 कंपाउंड है ABNC, और तीनों एक दूसरे के आइसोमर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि जो C8H11 और N है वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं, यानी NH2 और CH2CH3, है ना, ये देखो। और इसी का एक आइसोमर आ सकता है ऑर्थो वाला, और एक पैरा वाला भी हो सकता है, और एक इस तरह का भी हो सकता है CH2NHCH3। तो लगभग मिलते जुलते इस तरह के आइसोमर पॉसिबल हैं, बस उनकी पोजीशन ऑर्थो, पैरा, मेटा या सेकेंडरी अमीन की हो सकती है। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं यहां पर बी ऑप्शन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, बी वाले के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। ठीक है, तो जब ए और सी, ए हमारा क्या था, ए हमारा था ये वाला NH2 CH2 CH3। ठीक है, ये ए था, और सी इसी का पैरा वाला था, यानी NH2 C2H5। ठीक है, अब जब इन दोनों का हम डाइजोटाइजेशन करेंगे तो डाइजोटाइजेशन यानी NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं, मैं यहां पर ऐसा कर दे रहा हूं। तो जो NH2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, N2Cl में चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहां पर C2H5 ऐसा रहने वाला है, N2Cl और C2H5। क्लियर।
इतना हो गया। अब देखिए बच्चों, हमें मिला P और Q, तो इसका नाम लिखो P और इसका नाम लिखो Q। अब P और Q का हम करेंगे सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है जो N2Cl है वो किस में चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा, OH और C2H5H सच। यहां पर भी सेम कंडीशन होने वाली है, केवल N2Cl चेंज होगा OH में और पैरा पोजीशन पर C2H5। क्लियर। अब करेंगे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, दोनों में सेम होगा। जब हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो एल्काइल ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो बच्चों यहां पर आने वाला है, तो एक हो जाएगा OH और COOH और दूसरा हो जाएगा OH और COOH। सही है। ये हमारे पास A का प्रोडक्ट है और ये हमारे पास C का प्रोडक्ट है। तो आगे ये बोल रहा है कि R और S बनता है। जो A का प्रोडक्ट है वो R बनता है और जो C का प्रोडक्ट है वो S बनता है। तो बच्चों दोनों का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, एक ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड और एक पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ये तो बना। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि जो R है उसका बॉइलिंग पॉइंट S से कम है। तो देखो बच्चों, R का बॉइलिंग पॉइंट S से कम है, रीजन क्या है, R में जो दोनों ग्रुप हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, है ना, इसीलिए बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जबकि यहां पर दोनों ग्रुप एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर सिचुएट हैं, तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि S का बॉइलिंग पॉइंट R से ज्यादा है। और ये कैसे पता चला, जब दोनों ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर होंगे, क्योंकि बाद में वो सैलिसाइलिक एसिड बना, देखो, है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसीलिए बच्चों मैंने ऑर्थो और पैरा वाला सेलेक्ट किया था। क्लियर। तो अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास B है वो एक करेक्ट आंसर है, B इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर है। तो ये हमारे पास हो गया R, क्योंकि ये A का प्रोडक्ट है और दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर है, ये हो गया हमारे पास S। तो S का बॉइलिंग पॉइंट बाद में जाके ज्यादा होगा क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि R का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि बाद में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक। बाकी किसी भी ऑप्शन में देख लीजिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर ये पैरा पहला है और ऑर्थो बाद में है, तो यहां पर A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है C से, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। जबकि C यानी S का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है, देखो ये मेटा पर है और ये ऑर्थो पर है। तो बच्चों यहां पर A और D में से पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखो C और D में आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं A की। जब हम B का हिंसबर्ग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, B यानी ये देखिए B है हमारे पास CH2NH3 और इसकी रिएक्शन करेंगे C6H5SO2Cl, तो Cl और H निकलेगा और इस तरह का एक कंपाउंड हमें मिल जाएगा, CH2N SO2 और बेंजीन और इधर CH3। अब बच्चों जब इसकी हम KOH के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो ये इनसॉल्युबल तभी होगा जब ये सेकेंडरी होगा। अगर ये प्राइमरी होता तो ये सॉल्युबल हो जाता है। और सेकेंडरी अमीन केवल इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देखो इस वाले में ये प्राइमरी अमीन है, इसीलिए ए वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बच्चों कुल मिला के आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर प्रोडक्ट Z ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी NaNO2 प्लस HCl। ठीक, तो जब NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन।
तो बच्चों डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, देखो NH2 और Br, ठीक, मैं डाइजोटाइजेशन लिख रहा हूं बस यहाँ पे, ठीक है। तो NH2 चेंज इनटू N2Cl और इधर Br मेटापोजिशन, क्लियर, ये X हुआ। अब आगे देखिए, उसके बाद रिएक्शन है Cu2Br2, ठीक है, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडवेयर रिएक्शन। तो यहां पर Br माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो अब हो जाएगा Br और मेटा पर Br तो ऐसा जुड़ा था, ये हो जाएगा Y। अब बच्चों यहां पर करना है नाइट्रेशन, यानी HNO3NH2SO4। तो नाइट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, दोनों में से किसी एक Br के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बच्चों देखो Br जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इस Br के लिए ऑर्थो ये रहा और इस Br के लिए पैरा ये रहा, इस जगह पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसके लिए सबसे सुटेबल जगह है Br NO2, ठीक है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर एक रिएक्शन दी है और आपको यह पता करना है कि P क्या है। P सबसे पहले NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके डाइजोटाइजेशन कंपाउंड बनाता है, और जो उसके बाद बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन करके एक कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि P जो है एक प्राइमरी अमीन होना चाहिए, क्योंकि डाइजोटाइजेशन प्राइमरी अमीन का ही हो सकता है, और उसके बाद बीटा नेप्थोल के साथ वो एक कलर प्रोडक्ट बनाता है, यानी कपलिंग रिएक्शन होता है। तो बी एक प्राइमरी अमीन होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो P है उसका अगर हम Br2 विद वाटर करें तो 3 Br ग्रुप लगने चाहिए, 3 Br। तो 3 Br तभी लगेंगे जब 3 पोजीशन खाली होंगी। तो अगर मैं पहले कंपाउंड को देखूं इसको, तो देखो यहां पर केवल 2 ही Br पॉसिबल हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन तो जो है ऑक्युपाई हो रखी है, तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहां पहले से पैक है, तो केवल 2 ही पोजीशन बचती है Br को लगने के लिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा आंसर होता है, सी में देखिए बच्चों, यहां पर एक Br लगेगा, यहां पर एक Br लगेगा और यहां पर एक Br लगेगा, 3 Br लग सकते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं रिएक्शन करके आपको बताता हूं कैसे होगा। तो यहां पर NH2 और CH3 मेटा पर है ना, तो सबसे पहले NaNO2HCl, ठीक, 0 से 5, तो क्या होगा N2Cl और CH3, ठीक। अब उसके बाद बीटा नेप्थोल, तो बीटा नेप्थोल कैसे होता है बच्चों, बीटा नेप्थोल होता है इस तरह का, ठीक। तो बीटा नेप्थोल के साथ कपलिंग रिएक्शन होगी, तो इस तरह का एक कलर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। देखो N डबल बॉन्ड N, और बीटा नेप्थोल के साथ ये हमेशा पैरा पोजीशन पर ही ये आएगा OH, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। तो इसका कलर होता है ऑरेंज रेड करके, ठीक है, और मेटा पोजीशन पर CH3 तो लगाना भूल गया, तो ये कलर प्रोडक्ट बना। अब ये जो P है, P कौन सा है भाई, ये वाला है ना, इसकी अगर Br2 के साथ रिएक्शन करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना, तो 3 Br लग जाएंगे, एक यहां और एक यहां, क्योंकि 3 पोजीशन खाली है। Br और यहां CH3, क्योंकि बच्चों ये 3 Br है ना, इसलिए तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगेन बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछा है, और यहां पर देख लेते हैं। ए एरोमेटिक अमीन, बी ऑल्सो एरोमेटिक अमीन, सी एलिफेटिक अमीन और डी एरोमेटिक अमीन। तो सबसे पहले सी सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है, क्योंकि सी एलिफेटिक है। अब बात करते हैं, देखो डी में
जो पायरॉल है उसका जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए डी सबसे कम बेसिक होने वाला है। क्लियर? अब देखो ए और बी की बात करते हैं। बी यानी पिरिडीन, इसका लोन पेयर बाहर है तो लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, लोन पेयर के बिना भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रोजन एनिलीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो इसीलिए बी की बेसिसिटी ज्यादा और ए की बेसिसिटी कम, तो डी ए बी सी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पीकेबी यानी पीकेबी ज्यादा तो बेसिसिटी कम, है ना, तो ज्यादा बेसिक से कम बेसिक की तरफ हमें चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बी वाला कंपाउंड। तो बी वाला कंपाउंड में बच्चों 3 नाइट्रोजन इस तरह से अरेंज है, इट इज टाइप ऑफ ग्वानिडीन। तो ग्वानिडीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो बी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर मैं ए की बात करूं तो ए में 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे को लोन पेयर डोनेट करेंगे, यहां से लोन पेयर इधर जाएगा, यहां से लोन पेयर इधर जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर की डेंसिटी नाइट्रोजन पर हमेशा रहने वाली है। ठीक, तो इसीलिए इससे कम बेसिक होगा ए। और जहां तक मैं सी की बात करूं तो सी में जो है सेकेंडरी अमीन है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, लेकिन सी की बेसिसिटी ए और बी से कम होगी, तो सी सबसे कम बेसिक। क्लियर? क्योंकि सी में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, जबकि ए और बी में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ठीक है भाई, तो आंसर होना चाहिए बच्चों हमारा ये इनका पी के बी का ऑर्डर है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस रिएक्शन में बी क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक कंपाउंड है, यहां पर Ac2 यानी एसाइलेशन होगा, तो एसाइलेशन होगा तो बच्चों जो NH2 ग्रुप है वो किसमें चेंज होगा, NHCO CH3 में। तो चलो देख लेते हैं, ये NH2 ग्रुप है, ये CH3 है, यहां पर AC2O, ठीक है, तो NH चेंज इंटू NHCO CH3 और नीचे CH3 जैसा रहने वाला है सर, ये A है। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी Br2 प्लस ACOH, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन होगा, तो बच्चों ब्रोमीन कहां पर आएगा, ब्रोमीन या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर जगह है नहीं, तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पर आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो NHCO CH3 SH रहेगा और एक जगह ब्रोमीन आ जाएगा और नीचे CH3, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर पूछा है इनमें से कौन सा कंपाउंड फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हाईएस्ट यील्ड के साथ देगा। अब देखिए बच्चों, जैसा हमने पढ़ा था कि जो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें हम यूज करते हैं AlCl3, और AlCl3 एक लीविस एसिड है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चों बेंजीन पर कोई अगर ऐसा कंपाउंड, जैसे अगर मैं NH2 की बात करूं या मैं अगर OH की बात करूं, है ना, तो यहां पर इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देते हैं और AlCl3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और बाद में वो कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है और आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती है ना। तो इसीलिए बच्चों जो B और D है यानी फिनॉल और एनिलीन है वो कभी भी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते क्योंकि AlCl3 का यूज होता है। सेम केस अमाइड के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन Cl के केस में ऐसा नहीं होता है। Cl फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन सब में से सबसे अच्छा देता है, इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों, ये था हमारे पास अमीन JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। अगर आपको और क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, वहां से आप और क्वेश्चन का एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।